ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आपका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज, बरसात में होने वाली बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सकता है। बरसात का मौसम चल रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियां ना हो, कैसे उनसे पहले से ही ध्यान रखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समय को देखते हुए। और आप दो हॉस्पिटल्स हैं आपके, एक जनकपुरी में और एक पालम में। पालम में जो फ्लाईओवर के पास है बिल्कुल, वो हॉस्पिटल है और हमें कई बार जाने का मौका मिला है और डॉक्टर साहब से पर्सनली भी मिलने का मौका मिला है। मैं अनिल जोशी से रिक्वेस्ट करूंगी आपका परिचय कराएं। अनिल जोशी जी। जी ओम, नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब हम लोगों से पहले भी परिचित हैं और पहले भी अपने कार्यक्रमों में मार्गदर्शन देते रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है हमारे संरक्षक की तरह हैं, तरह के संरक्षक ही हैं हमारे, और हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। डॉक्टर साहब एमडी एनेस्थीसिया हैं एम से, और जैसा बताया कि डॉक्टर साहब के दो हॉस्पिटल्स हैं, जनकपुरी में भी है और पालम में भी है। और हम लोगों को उनको देखने का, उनकी उसमें जो भागीदारी है और जो प्रशासनिक क्षमता है और जो मेडिकल कॉम्पिटेंस है उसको देखने का मौका भी मिला। डॉक्टर साहब एडमिनिस्ट्रेशन के तो एक बहुत उस दृष्टि से दक्ष हैं ही, साथ ही जो सामान्य से हटकर चीजें हैं जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है। हमने देखा है कि डॉक्टर साहब कई बार अपने फार्म हाउस से जुड़ते हैं, और जो विशेष बात जिनके कारण से हमारा परिचय आया वो ये आया कि डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, चिंतक भी हैं। मैंने देखा उनके यहाँ बहुत अच्छे सुंदर कोटेशंस लगे हुए थे। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले डॉक्टर साहब देखिए आज दिखा भी रहे हैं अपना फार्म हाउस। तो ये मौसम बरसात का शुरू हो गया और मैं ये देख रहा था कि डॉक्टर साहब जो है वो अब एक बार पहले भी ऐसे मौसम में जब बदलाव आया था तभी डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया था। तो बदलते मौसम के भी विशेषज्ञ हैं कि और उनकी जो बातचीत होती है इतनी सारगर्भित, इतनी व्यवहारिक कि मैं तो कई बार, अब मैं बल्कि आप लोगों को बताते हुए मुझे बताना मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने एक विषय लिया था कि बुजुर्ग लोग जो है कैसे अपने बाथरूम में फिसल जाते हैं। उसके बाद से दर्जनों बार ऐसा हुआ कि मैं लोगों के पास मिला और उन्होंने कहा कि हमारे घर में दुर्घटना हो गई। तो मैंने सोचा काश इन्होंने डॉक्टर साहब का वो लेक्चर सुना होता। तो इतनी व्यवहारिक और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब उनको। नमस्कार जी सबको। डॉक्टर सिंगर भी हैं, बहुत वीडियोस बनी हुई है, लिखते हैं और अपनी बहुत सुंदर आवाज में उनका चैनल है, उनको सुना जा सकता है, बहुत सुंदर गाते हैं। आप सब लोग ये सुनते हुए आप अपना प्राणायाम कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, उस समय का उपयोग करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है। सबको सुबह सुबह संबोधित करने का मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है। चलिए विषय पे आते हैं, पहले विषय की बात कर लेते हैं। देखिए, बारिश के मौसम में क्या होता है ये जानना है हमें आज। अब बारिश के मौसम में क्या होता है कि गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है। गर्मी में टेम्परेचर्स ज्यादा होते हैं और ह्यूमिडिटी रिलेटिवली कम होती है। ये रिलेटिवली कम का मतलब है कि 40-50% इसके आसपास होती है, 35% भी हो जाती है। और जब बारिश का मौसम आता है, बादल आते हैं चारों तरफ, और तो टेम्परेचर तो ड्रॉप कर जाता है, 40 पे भी आ जाता है, 38 भी हो जाता है, 35-34 होता है। और साथ में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी 70-80% पे चली जाती है, और जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त 100% होती है। अब ये ह्यूमिडिटी जो है, यानी हवा में पानी की मात्रा, ये क्या करती है, ये आपका जो पसीना है ये उड़ने से रोकती है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो
आपने आजकल जो मौसम का पहले आता था उससे अभी जो फर्क आया है कि टेम्परेचर 46 फील्स लाइक 50, कि 50 तक का महसूस होता है। इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, उससे जो पसीना है आपका वो उड़ता नहीं है। जब पसीना नहीं उड़ता तो आपको बहुत गर्मी महसूस होती है। तो ये एक समझने वाली बात है कि इसका असर क्या होगा शरीर पे। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहे हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। हम इनको आगे डिस्कस करेंगे जब एक एक डिजीज को लेंगे हम। मानसून में एक चीज और होती है कि फर्श जो है स्लिपरी हो जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से। जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो ये भी एक हमें ध्यान में रखने है। फिर क्या होता है, ये जो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये ज्यादा ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि जो आपके घर में विभिन्न हैंडल्स, रेलिंग्स या और कई वस्तुएं हैं, इस पे जो मैल लगी होती है ये फूल जाती है और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पहले ड्राई कंडीशंस में थे तो एक्टिव नहीं थे और आपके हाथ में लगने के बावजूद भी आपके हाथ पे ट्रांसफर नहीं होते थे। लेकिन जब ये फूल जाती है मैल, गंदगी जो रेलिंग्स पे लगी है, जो दरवाजों के हैंडल पे लगी है, जो कुंडियों पे लगी है, जो काउंटर्स पे लगी हुई है और टेबल्स के ऊपर लगी होती है, वो एरिया जो रोज साफ नहीं होते हैं, तो ये जो काले से रंग की एक मैल होती है ये भी एक खतरनाक चीज बन जाती है। अब इन सब का असर क्या होता है? देखिए, जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, 35 के आसपास आया और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो पहली चीज ये असर डालती है आपके खाने पे, कि आप जो खाना बाहर रख देते हैं फ्रिज से निकाल के या बना के, दोनों स्थिति में वो खाने की खराब होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। वो स्पीड बढ़ जाने से क्या होता है कि फिर वो खराब हो जाता है, और जब आप उसको सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो आपको पेट को खराब करता है। यानी बासी तो होता ही है, पर बासी बहुत गर्मी में और बहुत सर्दी में फर्क होता है, बारिश में अलग है। बारिश में टेम्परेचर, क्योंकि अभी भी आप टेम्परेचर देखेंगे तो 30 डिग्री के आसपास होगा, 28-30 डिग्री। तो ये जो हम बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं, ये इनके लिए बड़ा आइडियल टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी भी उनको मिल रही है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है खाने से। अब ये इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं। वायरल भी हो जाता है, बैक्टीरियल भी होता है और अमीबिक भी होता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ कंटेमिनेशन जिसको हम कहते हैं, कि जो बैक्टीरिया इधर उधर आपके घर में पहले से पड़े हुए थे वो आपके खाने तक पहुंचने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो एक तो घर की सफाई करना जरूरी है अच्छे से और बार बार, और दूसरा हाथ को भी खाने को छूने से पहले अच्छे से धोना है, जो आपने कोविड में अच्छे से सीखा है कि हैंड सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं। ये प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि बीमारी जब आएगी फिर तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर रोक लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खाने को जरूरत से ज्यादा समय फ्रिज से बाहर मत रखिए, और जब फ्रिज से निकालते हैं तो जितना चाहिए वो रख के बाकी को इमीडिएटली वापस रखिए उसमें। उसको बाहर की तरफ मत छोड़िए, बाहर छोड़ेंगे तो वो फिर स्पॉइल हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा तो आपका पेट खराब करेगा। अब इसमें गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इमीडिएटली गैस्ट्रोएंटेरिटिस में क्या होता है, देखिए कि जब आपने दूषित खाना खाया तो पेट में दर्द भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और अनइजीनेस आ जाती है। अब ये जो अनइजीनेस है ये आपको तंग करेगी। उसके बाद ये इन्फेक्शन जब आगे आंतों में जाता है और आता है, फिर लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो इसको रोकना जरूरी है। ये गैस्ट्रो का मतलब जो फर्स्ट पार्ट था कि फूलना, गैस का होना, अनइजीनेस होना, वोमिट का होना, और एंट्राइटिस का मतलब है कि वो आपकी आंतों पे उसका असर आ गया है और अब वो लूज मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, और लूज मोशन होते रहते हैं फिर काफी समय तक। अब डिपेंड करता है, अब इसमें देखिए अगर वायरल है तो वायरल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, उसके लिए एंटीबायोटिक हम देना अवॉइड करते हैं। और बैक्टीरियल है तो
उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। अमीबिक है तो उसमें फाउल स्मेल ज्यादा होती है और उसमें एंटी अमीबिक देने पड़ते हैं। अब जो वायरल है इसमें क्या होता है कि पानी की तरह आता है और एकदम शुरू होता है और जल्दी ही रुक जाता है। तो इसमें एंटीबायोटिक मैं कहूँगा जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए, क्योंकि पिछले कई सालों में ये हुआ है कि पेट की एंटीबायोटिक ले लेके अपने पेट के सारे बैक्टीरिया जो है उनकी जो क्वालिटी है वो चेंज करती है। अब इसमें आपके डॉक्टर का भी रोल रहा है और आपकी सेल्फ मेडिकेशन का भी रोल रहा है। ये तो हो गया गैस्ट्रोएंटेरिटिस के बारे में, लेकिन ये कभी कभी कॉलरा के फॉर्म में भी आता है। कॉलरा फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में भी काफी कंट्रोल में है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि नोटिफाइबल डिजीज है और ये आ जाती है और बारिश के दिनों में शुरू होती है और फिर ये फैलती रहती है। कॉलरा में लूज वाटरी स्टूल होता है, इसको हम कहते हैं राइस वाटर स्टूल, यानी चावल के पानी जैसा स्टूल आता है और इतनी ज्यादा आता है कि आप कुछ घंटों में ही निढाल हो जाते हैं। निढाल हो जाते हैं तो इस स्थिति में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। बड़ी जल्दी एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन अगर इसमें आपने देरी की तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, शरीर पे भी बहुत लंबा असर छोड़ेगा और डेथ भी हो सकती है अगर आपने हाइड्रेशन कंट्रोल नहीं की। जैसे मैंने कहा, इसका जो बैक्टीरिया है बड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाता है एंटीबायोटिक से। तो ये हो गया लूज मोशन के बारे में। अब ये जो इन्फेक्शन है, एक तो मैंने कहा घर के हैंडलिंग से, फूड हैंडलिंग से आता है, घर की सफाई से आता है। दूसरा है ये वाटर बॉर्न डिजीजेस, कि ये पानी से भी ये सब चीजें आ सकती हैं। अब आपने कंटेमिनेटेड वाटर लिया, कंटेमिनेटेड वाटर कहाँ से आएगा? दिल्ली जल बोर्ड कहता है कि हमारा पानी बिल्कुल साफ है, उन्होंने जो भेजा था बिल्कुल साफ भेजा है। अब आपकी स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको स्टोर किया है और कैसे कितने दिन तक रखा है और किसमें किसी ने उसमें गंदे हाथ लगाए या गंदे बर्तन लगाए हैं। एक और फैक्टर आता है कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइंस जो हैं या और भी कहीं सिटीज में होती हैं, तो वो एक कॉमन एरिया से जाती है जहाँ पे पानी कलेक्ट भी हो जाता है और सीवर लाइंस भी साथ में ही होती है। तो स्पेस तो लिमिटेड है मकानों के बीच में, खासतौर से फ्लैट्स के बीच में, कॉलोनीज के बीच में। तो जब आप इसमें पानी खींचने के लिए मोटर चलाते हैं, देखिए जब पानी पॉजिटिव प्रेशर में होता है पाइप के अंदर, तो उसके अंदर कंटेमिनेशन नहीं घुसती। लेकिन जब आप एक पावरफुल मोटर लगा के पानी को खींचते हैं, क्योंकि आपकी जरूरत ज्यादा और पीछे से प्रेशर नहीं है, वो जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो कंटेमिनेशन, यानी ये जो सीवर का पानी या उसके आसपास कचरा है उसको आपके पानी में खींच लेगा। आपके पानी में खींच लेगा तो वो आपका पेट भी खराब होगा और दिक्कत पैदा कर सकता है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि बारिश के दिनों में पानी को अगर उबालने की जरूरत लग रही है तो उबाल के लीजिए। मैंने आरओ के प्रयोग पे अभी स्ट्रेस नहीं किया है। इन्हीं बीमारियों के साथ एक और खतरनाक बीमारी है, वो है हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस ए, वो भी वाटर बॉर्न डिजीज है या फूड बॉर्न डिजीज है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि वो आपके खाने में नहीं आए। तो कहीं भी गलत जगह से पानी मत लीजिए। कई बार ही होता है, आदमी को बहुत प्यास लगती है, मजबूरी से रेडी वाले से ले लिया, इधर से ले लिया। हालांकि गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत करती है इन चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग पानी ले लेते हैं। तो वैसे मैं बॉटल वाटर बहुत डिस्करेज करता हूँ, ना के बराबर। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सेफेस्ट चीज की बॉटल वाटर ही लीजिए आप। इन दिनों खास तौर से जब बारिश का मौसम है तो वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है। और मैंने बताया कि इसमें दिल्ली जल बोर्ड को हम दोष तो दे देंगे, लेकिन हमारी जो सक्शन पंप्स हैं जो पानी खींच के आपकी टैंकी तक पहुंचाते हैं, स्टोरेज को बढ़ाते हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सावधान रहिए और ऐसे में जब भी पानी में स्मेल आए या कुछ कालापन आए तो उसको बहुत ही सावधानी रखिए और इसका कारण भी दूर करिए, क्योंकि ये एक बार शुरू हो गया तो ये रुकता नहीं है, ये कंटेमिनेशन होता रहेगा। पानी की मोटर तो सबकी 12 महीने चलती है। सुबह जब पानी आता है, शाम को आता है, आप लोग मोटर चला देते हैं। ये तो हो गई वाटर बॉर्न डिजीजेस या फूड बॉर्न डिजीजेस, एंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस एंड कॉलरा। और फिर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी जो होती है वो तो ब्लड बॉर्न है। हेपेटाइटिस ए जो है वो खाने से ही आती है मुख्यतः, तो इससे बच के रहना है। और जॉन्डिस में क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया देता मैं आपको कि जैसे ही कंटेमिनेशन होता है कुछ दिनों में आपको भूख लगनी कम हो जाती है, और भूख लगनी कम होती है और फिर आप निढाल से होने लग जाते हैं
और फिर पीलिया भी आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी शारीरिक क्षमता पे कि कितने दिन ये आपको तंग करती है और कितने दिनों में कंट्रोल होती है। वायरल डिजीज है। अब ये पानी के प्योरिफिकेशन के लिए एक और मैं बात कहना चाहता हूँ सावधानी के लिए, कि आप लोग अक्सर घर में आरओ लगाते हैं। आरओ रिकमेंडेड नहीं है दिल्ली जल बोर्ड की लाइन पे, अनलेस पानी कंटेमिनेटेड है, और अगर कंटेमिनेटेड और आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेनी भी है तो आरओ में, प्लांट में या फिल्टर प्लांट में, देखिए एक तो होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, एक होता है डिओड्रेशन का चारकोल की वजह से, चारकोल स्टिक्स होती है उसमें, फिल्ट्रेशन, डिओड्राइजेशन, और तीसरा जो प्रोसेस होता है यूवी लाइट से स्टरलाइज करना है। अब ये आरओ की बजाय मैं कहूंगा कि यूवी स्टरलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूवी स्टरलाइजेशन जब भी आप नया कुछ लगाते हैं तो उसकी ट्यूब ठीक होती है और वो ठीक से काम करती है, लेकिन जब आप ये खराब हो जाता है और उसकी रिपेयर कराते हैं तो आप अक्सर लोकल मैकेनिक से लेते हैं और वो आपको सस्ती ट्यूब नीले रंग की दे देता है, लेकिन ब्रांडेड नहीं देता है, क्योंकि उसको पैसा बचाना है और आपने पैसा कम करवाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए में खास तौर से ये जो यूवी लाइट का रोल बहुत है, और इसी तरह के जो और भी वायरल इन्फेक्शन जो पानी के थ्रू आते हैं उसमें ये प्रॉपर यूवी लाइट ब्रांडेड होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे फिल्ट्रेशन, पानी को प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि थोड़ी देर की यूवी लाइट एक्सपोजर से बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं। ये प्रोसेस नोन है, पुराना है। कोविड में इसका शोर भी बहुत मचा था, मैं तो उससे 20 साल पहले से इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इंसिस्टेंस यही है कि जब भी आप ये ट्यूब रिप्लेस कराएं, क्योंकि ये खराब हो गई है, तो एक प्रॉपर ट्यूब से कराएं, ताकि आपके मन में जो एक सेफ्टी फैक्टर होता है कि मैंने घर में वाटर का प्लांट लगा रखा है, पानी मेरे को शुद्ध मिलता है, पर क्या वो वाकई शुद्ध रह पाता है या कहीं ना कहीं से उसमें कंटेमिनेशन आ जाएगी। तो ये सावधानी बरतनी जरूरी है। अब और आगे बीमारियां जो वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न है, मैं उनको जरूर मेंशन करूंगा। एक तो एंट्रिक फीवर है, टाइफाइड फीवर। एंट्रिक फीवर, टाइफाइड फीवर एक ही है, और ये फूड बॉर्न सीवर से कंटेमिनेशन इन सब से होता है। तो इस पे भी वही जो अगर आपने सावधानियां बरती हैं तो वो आपको मदद करेंगी इसमें और इसको रोकने में। घर में हाइजीन, डेफिनेटली बारिश के दिनों में आपको हाइजीन का लेवल और रेज करना पड़ेगा, और स्टोरेज मैंने कहा कि ध्यान रखिए। फूड पॉइजनिंग का एक और फैक्टर आता है कि फूड जब कंटेमिनेट होता है और बर्तन सही नहीं होते हैं तो एक जहरीला उसमें पदार्थ बन जाता है, और जो फूड के टेस्ट को भी एकदम चेंज कर देता है। तो जब भी खाना खाते हैं, अगर आपको फूड का टेस्ट नहीं ठीक लगता तो मत लीजिए उसको। और स्टोर्ड फूड है, जो टिन्ड फूड है या बॉटल्ड मिल्क वगैरह होते, ये होता है, अगर इनमें गैस बन रही है या फूली हुई बॉटल्स हैं तो इनको यूज नहीं, क्योंकि आजकल के टेम्परेचर में ये पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत हैं और ये काफी सीरियस हो जाती है। अब इसमें हमने वायरल में एंट्राइटिस मेंशन कर दिया, कॉलरा की बात कर दी, इनका कर दिया। अब आ जाते हैं हम मॉनसून के दिनों में एक और जो हमारे साथ साथी जो हमेशा से रहा है धरती पर और बारिश के दिनों में बढ़ जाता है, वो है मच्छर। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, कि मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं। और वो दो बीमारियां खास हैं जिनको हम झेल रहे हैं काफी टाइम से। एक तो मलेरिया है। मलेरिया की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही है कि सिकंदर इतना कुछ जीतने के बाद भी अपने देश नहीं पहुंच पाया, मलेरिया से मर गया। तो ये जो एक छोटा सा प्राणी है, इतना खतरनाक बीमारी फैलाता है कि इसको काबू करना बहुत जरूरी है। अब इसको काबू करने के लिए आपके पास पानी की कनेक्शन नहीं होने देनी, आपको अपने घर के आसपास, घर के अंदर और आपके कम्युनिटी एरिया में भी और सोसाइटी में भी लोगों को सावधान रहना। मलेरिया और दूसरा है डेंगू। डेंगू भी इन दिनों इनके केसेस बढ़ जाते हैं और हॉस्पिटल के बेड फुल हो जाते हैं इन चीजों में, कि एंट्रिक फीवर आ गया, फिर मलेरिया आ गया और फिर डेंगू आ गया। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के एफर्ट से मलेरिया का ओवरऑल इंसिडेंस हमारे कंट्री में पिछले कुछ सालों में कम हो गया है। लेकिन मलेरिया के सिम्टम्स आपको पता ही हैं, फीवर आना तेज,
कपकपी के साथ आना और शरीर का टूटना। डेंगू में भी शरीर टूटता है, फीवर आता है और प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो दोनों ही टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं, वक्त आने पे ही करवा लेने चाहिए, इनको डिले नहीं करिए। कि मलेरिया है तो मलेरिया का इलाज होगा, डेंगू है तो डेंगू का इलाज होगा। और डेंगू में फ्लूइड मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। ये कुछ खास बीमारियां हैं जो मानसून के दिनों में होती हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कहा कि फर्श गीला हो जाता है। फर्श गीला हो जाता है तो आपको अपने घर में जो चलते हैं, सड़क पे इतनी स्लिपरीनेस नहीं होती, घास पे भी नहीं होती है, लेकिन जब आप पक्के फर्श पे घर में चल रहे होते हैं और बारिश हो रही होती है तो पैर फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो घर में भी मैट लगा के रखिए ऐसे मौकों पे, क्योंकि बारिश के दिनों में गिर के हड्डी नहीं तोड़नी है। अब जवान है तो हो सकता है रिस्ट की टूट जाए, उम्र ज्यादा है तो हिप फ्रैक्चर भी हो सकता है, फीमर फ्रैक्चर भी हो सकता है, कमर पे भी चोट लग सकती है। तो कई दिनों के लिए आप इनकेपेसिटेट हो जाएंगे, यानी घर में आप बिस्तरे पे रहना पड़ेगा या प्लास्टर लगेगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो बारिश में ये फ्रैक्चर होने के चांसेस है। दूसरा जो गाड़ियों का है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जवान लोग हैं, ये भी मैं कहूँगा कि गीली सड़क पे किसी भी गाड़ी की ब्रेकिंग पावर कम हो जाती है। और आप लोग में से कुछ लोग जो एकदम उछल के सड़क पे आते हैं कि दूसरे ब्रेक लगा लेगा, तो ये यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाना पड़ेगा कि ब्रेक लगने की क्षमता कम हो जाती है। और ब्रेक लग भी जाए तो टायर जो है वो स्किड कर जाता है रोड पे, और जब आपको ठोकर लगेगी तो आपको चोट भी लगती है। फिर आप दोष जिसको मर्जी लीजिए, पुलिस केस फाइल करिए, कंपनसेशन मांगिए, वो अलग बात है, लेकिन सावधानी तो आपने कम बरतनी है। और शरीर आपका है, चोट आपको लगेगी, उससे बचना है। और जो आइटम्स बीमारियां इन दिनों ध्यान रखना होता है कि डर्मेटाइटिस बढ़ जाती है। डर्मेटाइटिस यानी स्किन का इन्फेक्शन। अब कारण मैंने शुरू में मेंशन किया था कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से पसीना ज्यादा शरीर पे आता है और इकट्ठा होता है। जब इकट्ठा होता है तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाते हैं, इससे डर्मेटाइटिस हो जाती है। और दूसरा मैंने कहा जब मैल फूल जाती है, इधर से कंटेमिनेशन होते हैं, तो स्किन में एलर्जी होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो एलर्जी प्लस इन्फेक्शन दोनों मिला के डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। फिर बारिश के दिनों में एक बीमारी और है जो एकदम आती है और तंग कर देती है, और आप सबके चेहरे के ऊपर काले चश्मे लगाने पड़ जाते हैं, वो है कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस इन दिनों आ जाती है। कारण वही है कि घर में रेलिंग्स का कंटेमिनेशन, टेलीफोन का उसका कंटेमिनेशन, हैंडल्स का कंटेमिनेशन, कुंडी का, और इस तरह जो भी कॉमन यूज की चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और सावधानी देना चाहता हूँ कि कपड़ा जो है ड्राई नहीं होता है जल्दी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से। जब कपड़ा ड्राई नहीं होता है जल्दी तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के चांसेस होते हैं। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि कॉमन यूज जो टॉवल है घर में वो बंद कर दीजिए इन दिनों। टिश्यू पेपर यूज करना पड़ेगा या इंडिविजुअल टॉवल लीजिए, क्योंकि एक से घर में एक को इन्फेक्शन है, उसकी हो सकता है टॉलरेंस बेटर हो, लेकिन जब उसी टॉवल से दूसरे को वो इन्फेक्शन पास ऑन होगा तो उसकी इम्यूनिटी या टॉलरेंस कम होगी, तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। तो ये कंजक्टिवाइटिस में भी पॉसिबल है, ये डर्मेटाइटिस में भी पॉसिबल है, और ये किसी भी बीमारी के लिए मैं कहूँगा फिजिबिलिटी इनकी ज़्यादा है। तो आजकल यही हुआ है कि कॉमन, जैसे पहले होता था कि बाथरूम में गए किसी होटल के तो टॉवल लटका हुआ है, या किसी ऑफिस में गए तो टॉवल लटका हुआ है और वो गीला भी होता था अक्सर। तो इसका यूज ना के बराबर हो गया है, और मैं आपको कहूँगा घर में भी इस चीज़ की सावधानी रखें कि वेट टॉवल जो है, आप फ्रेश टॉवल लीजिए, उनको वॉश करिए और धूप लगवाइए। धूप सबसे बड़ा डिसइंफेक्टेंट होता है हमारे पास जो है, तो नेचर ने हमें दिया सनलाइट। और बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में बादल आ जाते हैं तो सनलाइट का जो है कम आ जाता है, फिर भी जो डे टाइम एक्सपोजर है लाइट का वो होना चाहिए। ये भी वायरस को किल करने में मदद करता है। तो टॉवल्स का आपको ध्यान रखना है, कपड़ों को ड्राई करना है, और टॉवल्स यूज करिए या टिश्यू पेपर यूज करिए, लेकिन कम्युनिटी यूज ऑफ टॉवल्स जो है, वेट टॉवल्स, वो बंद करिए। इसमें एक और खतरनाक बीमारी भी हो जाती है वेट टॉवल से, खासतौर से टॉयलेट वगैरह में जहाँ पे आप इनको यूज करते हैं, कि वायरल जेनिटल इन्फेक्शन हो जाते हैं। कि एक आया, उसको वायरल इन्फेक्शन था जेनिटल पे, उसने बाथरूम गया, उसने टॉवल से हाथ पहुंचा, फिर दूसरे ने पहुंचा,
और फिर अपने जेनिटल एरिया को टच किया तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये जो वायरस हैं खतरनाक भी हैं। इन्हीं में से कुछ वायरस कुछ लोगों को सर्वाइकल कैंसर या जेनिटल कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एक दिक्कत वाली बात है। इसके लिए वैक्सीन तो है, लेकिन फिर भी सावधानी, ये कंटेमिनेशन जो है हर हालत में रोकना है। ये मानसून से रिलेटेड भी और नॉन मानसून भी है कि वेट टॉवल्स आपको यूज नहीं करने हैं। जेनेटल इन्फेक्शन की बात आई तो एक और विषय है जिसको मैं अक्सर पॉइंट आउट कर देता हूं, तो यहाँ पे भी कर देता हूं, हालांकि मानसून से रिलेटेड नहीं है, कि जब आप टॉयलेट जाते हैं, जो सीट यूज करते हैं, पहले उसमें होता था स्पाउट, वाटर जेट पीछे से। और ये जो वाटर जेट होता है, ये जब आप अपनी शिट को साफ करते हैं तो वो उछल के आगे आती है और ये फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। तो अभी जो हैंड हेल्ड स्पाउट्स आगे हैं, काफी सालों से आगे हैं, उनको यूज करिए। वो आगे से पीछे की तरफ साफ करते हैं। तो जो छींटा है वो जेनिटेलिया, आगे जो यूरिन वाला पार्ट है, उस पर नहीं आएगा, स्टूल का छींटा। और दूसरा होता है कि आप टिश्यू पेपर यूज करिए और उसके बाद हाथ को अच्छे से वॉश करिए। तो ये जो जेट्स हैं, वाटर जेट्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे इनका यूज जो है कम हो गया है। और कम क्या, हटाई दिए गए हैं और पुराने घरों में लगे हुए हैं। तो ये एक मानसून से अलग बात हो गई थी, बातों बातों में आया है, क्योंकि जब ये चीज ना इतनी छोटी सी है कि हम लोग, अब इसका नाम भी इन्होंने, जो हाथ वाला है, इसका नाम रखा है हेल्थ स्पाउट। इसका नाम हेल्थ स्पाउट रखा गया और इसलिए रखा गया है कि ये जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन स्टूल का है, फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो उसका एक कारण ये भी है कि जेट जो यूज होता है वो पानी को आगे फेंकता है। इसके अलावा अब दो बातें छोटी सी और रह गई हैं बीच में, समय भी हो रहा होगा, कितना टाइम तो है। तो ये है कि जब आप बारिश होती है तो कुछ जमीन के प्राणी बाहर निकल आते हैं। तो जब आप पार्क में घूमते हैं या रात में इधर उधर घूमते हैं, तो जो जमीन के अंदर के जानवर हैं वो बाहर निकलते हैं। एक उनमें से स्नेक है, सांप, और दूसरा है बिच्छू। इसके अलावा और कीड़े मकोड़े भी हैं जो निकल के आते हैं और जो आपको काट सकते हैं। दोनों के बारे में आपको पता है। सांप हालांकि 80% पॉइजनस नहीं होते, 90%, लेकिन सांप का नाम सुनते ही आदमी डरता है। तो जब भी चलते हैं मानसून में, अपने जो पैरों को कवर करके चलिए, कपड़े ठीक से डालिए और रोशनी वाले एरिया में चलिए, अंधेरे में नहीं चलिए। बिच्छू का भी चलते हुए ध्यान रखिए, जमीन पे होता है, लेकिन आपका पैर उसके आसपास जाएगा तो काटने से बाज नहीं आएगा। और फिर पेन भी बहुत होती है, किसी किसी को एनाफाइलैक्सिस भी हो जाता है। तो ये मानसून से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों को हम खुद ही अपनी लापरवाही से इनवाइट कर लेते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। तो प्रिवेंशन के बारे में मैंने बता दिया कि अगर आपने रूट कॉज उसका समझ लिया है कि सरफेस गीला होकर कंटेमिनेशन कैसे देता है, तो आप इमीडिएटली थोड़ी देर बाद अपने घर की सफाई शुरू कर देंगे और इसको बार बार करेंगे। थोड़ा सा क्लीनिंग का कुछ भी फिनॉल या लाइसॉल या स्पिरिट साथ में लगा लेंगे, तभी ये क्लीन होगा। टेलीफोन भी अगर आप देखेंगे ना, अभी तो खैर आपके अपने पर्सनल मोबाइल हो गए, लेकिन जो लैंडलाइन होती है उसका टेलीफोन पे भी आप ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं कालापन लगा होता है। तो इन सब चीज़ों को साफ करिए, टेबल्स को साफ करिए। सरफेस एरियाज हैं, अगर आपका ऑफिस में काम करते हैं तो टेबल एक कॉमन एरिया है, टेबल टॉप, जिसको कोई साफ नहीं करता है। आप अपने हाथ तो धो लेते हैं, अपने पैन का ध्यान रख लेंगे। हमारी डॉक्टरी में भी हम कहते हैं कि आपको अपना स्टेथो भी साफ करना है बार बार, और ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट भी साफ करना है। थर्मामीटर तो अक्सर लोग कर लेते हैं साफ। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करने में मदद करती हैं और आपको अलर्ट होने से ही इनको रोकना है। लेकिन इसके बारे में फंसी होने की जरूरत नहीं है। एक रूटीन प्रिकॉशंस है कि आपको अपने घर में ये चीजें कंट्रोल करनी है और इनको रोकना है। मलेरिया और डेंगू में फिर जोर देना चाहूंगा कि आपको अपने घर में, इससे पहले कि सरकारी इंस्पेक्टर आए, बारिश होगी वो आएगा जरूर,
वो आएगा, कटोरी लेके आपके घर में लार्वा चेक करेगा और कूलर्स चेक करेगा, छत पे पड़े हुए पुराने टायर जो आपने बेचे नहीं या उसको कबाड़ में नहीं दिए, उसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है। जिन लोगों ने गमले लगा रखे हैं उसके नीचे भी पानी इकट्ठा हो जाता है कई बारी, या कहीं ना कहीं। तो एक राउंड लीजिए घर का, और जहाँ पे भी मच्छर इकट्ठा हो रहा है उसको हटाइए, और ये पीरियोडिकली हर तीसरे दिन करिए इसको पानी का। डेंगू नहीं जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि डेंगू के मच्छर के जो एग्स हैं वो जहाँ पे भी चिपकते हैं, आप पानी ड्रेन भी कर देंगे तो वो 1 साल तक या उससे ज्यादा समय तक मरते नहीं। तो नेक्स्ट उसको जब कंडूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है, पानी मिल जाता है और ग्रो करने लग जाते हैं वो, और मच्छर आ जाते हैं, फिर आप सोचिए कहाँ से आ गया, थोड़े दिन पहले तो नहीं था मच्छर ही। उसका कारण ये है कि जो एग्स हैं ये मरते नहीं। तो इनको आपको किसी केमिकल से, जब भी जैसे कूलर्स मौसम के बाद आपने गर्मियों के बाद रखा, तो उसको एक बारी अच्छे से किसी फिनॉल वगैरह से रगड़ के स्क्रब करके इन मच्छरों को, इनके जो एग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करिए। नहीं तो ये सालों साल चलता रहेगा। डेंगू अब इतने साल हो गए हैं, चल ही रहा है और आपको परेशान करता रहेगा। ये तो मेरे को जो मैंने ऐड करना था। अब आपको जो कुछ करना है, डिस्कस करना है, करिए प्लीज। अनिल जी, सरोज जी या दीपचंद जी, यू कैन टेक ओवर नाउ। क्वेश्चन आंसर करना जी, है तो साथ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को जो कोई क्वेश्चन हो, काफी अच्छा आपका लेक्चर रहा, तो लोगों को कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग हैंड रेज करें प्लीज। साथ सबसे ज्यादा खांसी और काम ये ज्यादा करता है कि रोकने को है, मैं तो जाना। अनूप जी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या दोबारा से आप बोलेंगे? आपने थोड़े से आवाज अनूप जी का सही नहीं कमेंट है, आम के बारे में चिंता कर रहे हैं। आम तो खाना है लोगों ने, आम को अच्छे से धो के खाइए। ठीक है, आप सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको साथ में रखिए, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की उसको यूज करें। भगत साहब, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। जी। जैसे कि वर्षा के दौरान मॉइस्चर बढ़ जाता है और स्किन के बारे में आपने बताया कि जल्दी इन्फेक्ट हो जाती है, बहुत से वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट और फंगस होते हैं। तो इसमें मेरा अनुभव ये है कि, और आपसे भी मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ कि क्या नमक के पानी से नहाने से स्किन का सरफेस जो है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है? नमक का पानी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नमक से डिसइंफेक्शन नहीं होगा, स्किन आपकी रफ हो जाएगी और जलन भी हो जाएगी, कहीं कट वगैरह लगेंगे, परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा कि साफ पानी से साबुन हल्का फुल्का लगा के उसको करिए। सोप इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट यू आर हैविंग नाउ, और पानी साफ होना चाहिए, क्योंकि सोप को, हाँ चलिए, एक आपने बात की है तो मैं बता देता हूँ। देयर इज ए थिंग कॉल्ड कॉन्टेक्ट टाइम। आप जब भी कोई केमिकल, जैसे हाथ धोने के लिए आपको बताया गया था कि कुछ सेकंड के लिए हाथ धोने हैं, साबुन लगाना है। इसी तरह जब स्पिरिट लगाते थे कोविड में, तो कुछ सेकंड के लिए लगाना है। तो घर में भी जब आप नहाते हैं, ये नहीं कि पानी डाल, साबुन लगाया और साथ साथ उसको धोते गए, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट टाइम दीजिए उसको। तो उसका जो सोप क्या करता है कि जो बैक्टीरिया और वायरस की जो दीवार है, उसकी सेल वॉल, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि सोप में एक गुण होता है कि वो फैट को भी टच करता है और पानी को भी टच करता है, तो वो उसकी वॉल डिस्ट्रॉय करता है। यही कोविड में हैंड वॉश का जो बेसिक रूल था। नमक के पानी नहीं करूंगा। ये अगर इन्फेक्शन नहीं होना, इसलिए नीम के पत्ते थोड़े उबाल के वो पानी, देखिए, अगर ये सब स्नान आपके के पानी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ना, आप सबके पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, जो पानी में साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं, हाँ, वो आपकी इच्छा है, डालिए, नीम के पत्ते डालिए। नमक पानी में डालेंगे, नहाएंगे तो बाल आपके खरवे हो जाएंगे, फिर कहेंगे बाल झड़ गए, उसका इलाज बताइए। तो नीम के पत्ते डेली डाल सकते हैं क्या? ये देखिए, मेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस। नीम इज ए गुड डिसइंफेक्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीम एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और हम यूज करते हैं, पौधों में भी यूज करते हैं, नीम खली यूज करते हैं।
आप उसको पानी में डाल के रखिए आप, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे को पर्सनल उसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, इतना मुझे मालूम है कि एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। थैंक यू। ये शैली नूतन मित्तल का हाथ रेज है, आप प्रश्न कर ले। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि कई बार ना, मतलब रूटीन में, खाली सर्दियों के दिनों में नहीं, सुबह उठते हैं तो एक आंख से पानी आने लगता है या दोनों से, और थोड़े टाइम बाद वो स्वेल कर जाती है हल्की से, और फिर नॉर्मल हो जाते हैं दिन में। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, कफ में नॉर्मली अगर हम बारिश के दिनों में नहीं भी देखें, नॉर्मली सुबह को उठकर आंखों से हल्का हल्का पानी आने लगता है कुछ लोगों को, और आंखें हल्की हल्की सूज जाती हैं, मतलब नीचे से। अब इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो एलर्जिक जी। होती है, अगर लाली नहीं है तो एलर्जी में भी लाली आती है, लेकिन वहां पे ना लाली की एक पोजीशन होती है, विजिबल एरिया में लाली ज्यादा होती है। और ये आपके आई जो डॉक्टर है वो देख के आपको बता देंगे एलर्जिक है या इन्फेक्शन है। अगर ये कॉर्नर में येलो येलो कलर का तो डिपॉजिट आ जाता है व्हाइट कलर का, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का साइन है। मतलब ऐसे ये नॉर्मल रूटीन में हो गई है ये चीज ना। एक नहीं मेरी नॉर्मल नहीं है, स्टूडेंट है, देखिए। उनके साथ है ये नहीं प्रॉब्लम। देखिए, अगर एलर्जी है तो आपको, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि आप आईज डॉक्टर को दिखा लीजिए। सिंपल वाटर से, क्लीन वाटर से आई वॉश करने से एलर्जी कम होती है। लेकिन एलर्जी किस चीज से, ये आपको आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा। कि बगीचों में जाते हैं, जैसे इंग्लैंड में है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वहां पे फूल बहुत होते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो जब पॉलन्स होते हैं फूलों के, तो आपको एलर्जी करते हैं। आई की एलर्जी भी कर सकते हैं, फेफड़ों की भी कर सकते हैं, और कई बार सीरियस भी जाती है। तो एलर्जी को आइडेंटिफाई करिए। आईज में जो डिस्चार्ज आता है, स्वेलिंग आती है, वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो उसमें हॉट वाटर से उसको क्लीन करना या फ्रेश वाटर से वॉश करना, ये हेल्पफुल होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये ममता शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये जो है थोड़ा सा इससे हटकर है ये टॉपिक, बट मेरे बेटे को ना हर्पीस का प्रॉब्लम है लिप्स पे। हम्म। उसके माउथ में अल्सर्स बन जाते हैं, और उसके होंठ स्वेल आउट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर उसका ये साइकिल पूरा 21 to 22 डेज तक चलता है। और उसके फिर थोड़ी, अब जैसे उसके हाथों में भी दाने बनने लगे हैं। उसकी एज 24 years है। और ये इसको शुरुआत ऐसे हुई कि ये मिर्च बिल्कुल नहीं खाता था, और पता नहीं किसी के कहने पे इसने हरी मिर्चें रॉ खा ली, ट्राई कर ली। उसके बाद से इसको ये हो गया है। और अब मतलब जब भी कभी ऐसा कुछ ये बाहर का खा ले, स्पाइसी फूड खा ले, या मैदा वगैरह कुछ ऐसी चीजें खा ले, तो इसको ये जल्दी जल्दी इन्फेक्ट होने लगता है। और इसकी देखिए, एक साइकिल कम से कम। जी। एलर्जी टेस्ट करा लीजिए, किसी फूड से एलर्जी है क्या, प्रॉब्लम है। और अच्छा। एलर्जी टेस्ट होते हैं, लैब वाले करते हैं। स्किन की हाँ एलर्जी जी। टेस्ट होती है, और वैसे ही जनरल एलर्जी का तो एलर्जी पैकेज होता है, उनसे बात हाँ करिए, जो जी। अच्छी कंपनी वो करती हैं। पता कर लीजिए किस चीज से अच्छा। एलर्जी, वो अवॉइड करिए। ये- ऐसे जिंदगी में अपने ऊपर बंदिशें लगाते रहते, खाने के आधा मजा खत्म कर दिया, तो फिर तो जिंदगी आधी बेकार हो। हाँ ठीक जी, है हाँ ना। जी। और अभी तो जि- उसकी एज भी कुछ जिंदगी के, हाँ, नहीं है, अभी आपने लेकिन बताया 24 वो। साल का, क्योंकि इस तरह के अल्सर आपको बात करने हम्म। में भी दिक्कत करते हैं, खाने का स्वाद लेने लेते हम्म। और परेशान हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि अपने प्रश्न जो हमारा आज का विषय है ना उस तक रखें, क्योंकि सब लोग सब चीजों में ही विशेषज्ञ हों और अपनी बात कह सकें। तो डॉक्टर साहब तो ऐसे हैं क्योंकि हॉस्पिटल चला हैं, तो ये ऑनर हैं, तो ये सारी चीजें जानते हैं। परंतु कई बार हम नहीं जो है वो उनके विषय से बाहर वो नहीं, प्रश्न इसमें ना करते हैं मैं और पूछना एक बात चाहे। कहूँ, एक बात जी कहूंगा मैं। डॉक्टर। देखिए, ये जो नॉलेज आती है ना, इसके लिए एक तो, अब ये रजनीश ने भी कहा था कि हम दूसरों की कही बातों को बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं और क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों। हमारी आदत है, हम हर चीज के रूट कॉज, जैसे आज का भी मैंने टॉपिक लिया, तो सबसे पहले आपको बताया कि कारण क्या है, कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो चीजें हैं जो आपको तंग करती है मानसून के दिनों में। फिर वाटर कलेक्शन है। तो हर चीज का कारण जानने की कोशिश करिए। दूसरों की कही सुनी बातों पे एकदम पकड़ के नहीं बैठ जाइए। बस में बैठा, ट्रेन में बैठा,
आपका सब मुसाफिर साथी जो है वो आपको कुछ भी सलाह दे देता है, लाइबिलिटीज नहीं होती है उसकी। और जरा इन बातों को थोड़ा सोच समझ के डाइजेस्ट करिए। हमारी साइंस की नॉलेज भी हमें उसमें बीच में जोड़नी पड़ती है। अब जैसे फैट है, अब फैट का मेटाबॉलिज्म जो है, मैं आज सुन रहा था तो इसलिए मैं खास तौर से टोक रहा हूँ थोड़ा सा, कि फैट का मेटाबॉलिज्म जो है लोकल फैक्टर से कंट्रोल नहीं होता। ये हमारी फिजियोलॉजी में बड़ा शुरू से ही हमें पढ़ाया गया था और हमने समझा भी उसको। लेकिन अगर हम लोकल एक्सरसाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वहाँ का फैट जनरल फैट के साथ ही कम होगा। तो ये एक नॉलेज को अगर हम सिंगल पॉइंट से अगर हम लेना कोशिश करते हैं तो दिक्कत करता है। हर नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को मल्टी फैक्टोरियल एनालिसिस करना पड़ता है और उसके लिए आदमी को अपनी सोच को खुला रखना पड़ता है और आदमी को रेडी होना चाहिए कि क्यों हुआ, क्यों, कैसे, कब हुआ। उसको जब समझ के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन और गहरी होती जाती है और वो सही भी होती है। तो बाकी तो मेरी लाइन तो एनेस्थीसिया है और ये सब चीजें तो मैंने कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग से ही निकालने की कोशिश की है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो बारिश में बढ़ा है। अभी मैं बैठा हूँ, ओपन में बैठा हूँ, हल्का हल्का पसीना आ रहा है मुझे, हवा नहीं चल रही है आज बिल्कुल। बैठा तो फार्म हाउस पे हूँ मैं तो, लेकिन हवा नहीं चल रही, तो हल्का हल्का सा पसीना आया हुआ, तो मॉइस्चर है स्किन के ऊपर। हम में से कोई और प्रश्न करना चाहें तो फिर डॉक्टर साहब को हमने ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब की हम कविता भी सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब तो बहुत यूट्यूब चैनल और हर तरफ जो है इनके कविता मैं तो कहूँगा यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं उसमें नहीं, लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल जाने के हाँ, लिए भी एक क्योंकि रास्ता है। अभी हमने ना, हाँ, अभी हमने कई चीजें उसमें रिकॉर्ड करके डाली पिछले 1.25 साल में, कई चीजें रिकॉर्ड करके डाली हैं। उसमें कारण ये था कि म्यूजिक भी अच्छा लगता है, पर कई बार बिना म्यूजिक के भी चीजें अच्छी गहरी कही जा सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कविता के जरिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपने अनुभव कहना चाहता हूँ, ये अपनी नेचर की अंडरस्टैंडिंग है, ये कहना चाहता हूँ। तो आप कोई प्रश्न है कोई पहले कर लीजिए, फिर कविता के दौर पे भी आते हैं, टाइम जी होगा जी तो। जी, और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। बाकी मेरा चैनल जो है डॉक्टर भगत व्यूज करके है, तो आप यूट्यूब में अगर डॉक्टर भगत टाइप करेंगे तो व्यूज अपने आप आ जाता है उसमें, और आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपके पास लिस्ट भी आ जाएगी। उसमें हमने भोलेनाथ पे भी लिखा है, राम पे भी लिखा है, कृष्णा पे भी लिखा है, निराकार पे भी लिखा है, विष्णु के 10 अवतारों पे दशम अवतार करके कविता है, और फिर प्रेम रस पे भी हम बाज नहीं आए। उम्र तो होगी हमारी, 70 को छूने वाला हूँ मैं अब जल्दी, तो लेकिन प्रेम रस से बाज नहीं आए। तो प्रेम रस की भी कई कविताएं हैं उसमें, धड़कने हैं, अजनबी है, और जुल्फे हैं। डॉक्टर साहब मैं कुछ बोलूं? जी जी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। कमलेश जी बोलिए। जैसा जैसा आपने अभी कहा कि आप तो फार्म हाउस पे बैठे हैं, पर मैं छोटे से पार्क में बैठी हूँ ब्लॉक के, तो जी। वहां मुझे ज्यादा पसीना आ रहा है। तो क्या ऐसे मौसम में पार्क जाना चाहिए फिर? नहीं, पार्क जाइए, आप वापस आके अपने आप को सैनिटाइज कर लीजिए, उसको वॉश कर लीजिए, पसीना तो आएगा। देखिए मौसम है हिंदुस्तान हाँ में, जी, खासतौर से दिल्ली में मौसम, अब बारिश के लिए 3.5 महीने तो आपको दिए गए। सितंबर खत्म होगा तब जाके ह्यूमिडिटी कम होगी, तब हाँ तो ये जी, ह्यूमिडिटी रहेगी। सितंबर के मिडल में जाके कम होनी शुरू हो जाती है, और तब तक तो ये रहेगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो आपको बर्दाश्त करना है और इसके लिए प्रिकॉशन भी लेना है। आप वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, टॉवल पर्सनल यूज कर सकते हैं, और बाकी ह्यूमिडिटी तो आएगी आएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी अच्छी भी रहती है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि बलगम फूल के बाहर निकल आती है, तो वो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपको नेचर में मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन भी परफेक्ट नहीं है, बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है। और कोई कर्नल पांडे, आप कुछ कहना चाहेंगे कर्नल साहब? हाँ नमस्कार, मैं आदित्य, हमें कर्नल साहब आपकी आवाज में थोड़ा सा वो आ रहा है। ओके, आजकल आवाज भी बदल जाती है मॉइस्चर की वजह से। बोलिए बोलिए, सुनते, ध्यान से सुनते हैं, आप बोलिए। आपके जैसा ही सेंस ऑफ ह्यूमर है डॉक्टर साहब का।
नहीं, हम तो अभी देखिए, हम ऑफिशियली बात कर रहे हैं तो ह्यूमर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। कर्नल साहब का लेकिन ह्यूमर आपको थोड़ी देर डॉक्टर कैसे कंट्रोल करके चले, मेरा ख्याल कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी जैसा कि आपने ना जो ऑडियो का जो है ना स्पीकर, उसका लूज है कहीं पे, वो उसकी आवाज जो है ना तिरतिर कर रही है, वो आपकी आवाज को दबा रही है। मैं जरा इसको निकाल देता हूँ शायद। Am I clear now? Is it clear now? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत साफ हो गया। ओके हाँ, डॉक्टर साहब जैसा आपने बोला ना कि 70 साल की आप उम्र हो गई है, लेकिन जो आपने शब्द अभी जो हुई नहीं, इस्तेमाल अभी किया सवा वो- साल है, सवा साल है, हाँ, अभी सवा साल है। अभी सवा साल 70 में होने क्या है? हाँ जी, अच्छा, तो मतलब बिलो 70 हैं आप, हाँ बिलो 70। और आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो जो आशिकाना जो है, आशिक मिजाज अभी तक आपसे गया नहीं है, वो आदत में है आपकी। दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। चाहे कोई भी उम्र हो, ये तो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि दिस इज वन ऑफ द वेरी अम्यूजिंग फैक्टर। और मोरल बूस्टिंग के लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए ये सब चीजें डिस्कस होनी बहुत जरूरी होती है। आपने मौसम के बारे में, मॉइस्चर के बारे में बताया। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ, टॉवेल का यूज करना। कहीं भी जाते हैं हम टॉवेल यूज करते हैं, जो वहां पे लटकी हुई है, अवॉइड दैट, वो तो बहुत जरूरी है। आप अपना कर्चीफ रखते हैं, उसको इस्तेमाल करें, वो ज्यादा फायदेमंद है। अदरवाइज पेपर नैपकिन्स वगैरह वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यू आर वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी एजुकेटिव, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुलाकात हम भी करेंगे आपसे, मुलाकात हम नहीं कर पाते हैं इसलिए कि डॉक्टरों से डर लगता है, थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे तो कमरे से लोग जाते नहीं, मुझे इशारा करना पड़ता है कि अब आप जाइए, बाहर कोई वेट कर रहा है। हाँ, तो मतलब ये है कि ये आप लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है कि एक चीज हम सब लोग लर्न करते हैं कर्नल साहब से, ये जी। आपने जो आयु बताई है उससे भी एक डिकेड आगे हैं, और उसके बावजूद भी इनका व्यक्तित्व, इनका फिजिकल मेंटल हेल्थ सब ईश्वर की दया से बहुत अच्छी है, और हम सब प्रे करते हैं कि और भी अच्छी हो। तो ये हाँ, एक सही बहुत बोले, बहुत बिल्कुल ठीक बोल रहे। मेरी 39 से ऊपर चल रही है उम्र आजकल। तो थैंक यू आप डॉक्टर, में से और कोई वेरी कहे, नहीं तो फिर हम डॉक्टर साहब से कहेंगे कि डॉक्टर साहब से कुछ सुनना चाहेंगे। जी आप में जी से और बिल्कुल। किसी का प्रश्न हो तो बताएं। जी डॉक्टर साहब, आप फिर अगर कुछ क्या आप कुछ जो आपकी इच्छा हो, आप एक दो कविताएं सुनाएं। जी स्वागत है डॉक्टर। देखिए, देवेंद्र जी भी बहुत वरिष्ठ कवि हैं, बरेली से जुड़ते हैं, देवेंद्र जी भी सुनने के लिए हैं। अब क्या विषय क्या लूं, आप बताओ थोड़ा सा ना। कोई सावन भी का है। विषय ले जो आपको पसंद हो, ऐसी दो कविताएं सुना दें नहीं आप। तो देखिए, हम तो सारी पसंद करते हैं, तो लेकिन ये है ना, अब कल ही लिखी थी मैंने, किसी के लिए गुलदस्ता खरीदा था। अब वो कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हुए तो मैं दे नहीं पाया उसको। सुंदर सा गुलदस्ता किसी के लिए लिया, पर दे ना पाया, पता नहीं क्या हुआ, झिझक गया एन मौके पर। तब से लेकर बैठे हैं, किसको दूं। एक चेहरा था उसमें झलकता, किसी और को कैसे दे दूं। डर था मुरझा ना जाए, साथ ही वो चेहरा भी मुरझा जाएगा। समस्या गंभीर थी, कुछ सोचा और फिर उनके दर पर रखा है जाके। वेस्ट नहीं किया, आगे से नकली फूलों का गुलदस्ता लेना शुरू कर दिया। साथ ही काला चश्मा भी डाल लेते थे, किसी का चेहरा ना दिखे उसमें। अब निश्चिंत हो गए, गुलदस्ते को टेंशन का कारण ना बनने दिया हमने जिंदगी में। बस जो मिला उसको दे दिया, जब मिला तब दे दिया। मुरझाते तो ना थे नकली फूल, नकली गुलदस्ते मुरझाते तो ना थे। हाँ, मैले जरूर हो जाते थे वक्त के साथ, यादें भी तो धुंधली हो जाती हैं वक्त के साथ।
कुछ भी तो अनंत नहीं है, कुछ भी तो अनंत नहीं है। चाहते भी तो बदल जाती हैं वक्त के साथ, चाहते भी बदल जाती हैं वक्त के साथ। तो बहुत ये तो सुंदर। कल की लिखी हुई है। आप तो आशु कवि हैं, आपके हाथ में कुछ भी आ जाता है तो आप कुछ लिख देते हैं। अभी बढ़िया। एक कविता और सुना दें आप, एक कविता। सर धड़कन है आपकी जुल्फ और धड़कन यूट्यूब पे सुनेंगे, उसमें ना म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। धड़कन जो है, धड़कन, अजनबी और जुल्फे, अवतार करके। हालांकि जुल्फे मेरी आवाज में है, जुल्फों में मैंने अपनी आवाज दी है। तो एक और लिखी है अभी रिसेंटली, वस्त्र भी क्या चीज है। कपड़ों पे लिखा है। महिलाओं को बहुत शौक होता है कपड़ों का, आदमियों को कम होता है, हमें है। लेकिन वस्त्र भी क्या चीज है, कभी काले होते हैं, कभी सफेद होते हैं, कभी उजले होते हैं, कभी मैले होते हैं। आपके भाव दर्शाते हैं उस दिन के, आपके भाव दर्शाते हैं, जीवन शैली दर्शाते हैं। मोटे का भी तन ढकते हैं और पतले का भी तन ढकते हैं। वस्त्र समय अनुसार होने चाहिए, वस्त्र शरीर के अनुसार भी होने चाहिए, और वस्त्र स्थान के अनुसार भी होने चाहिए, अपने मान अनुसार भी होने चाहिए। अब हम जैसे शोक का समय होता है तो हम लोग सफेद कपड़े डालते हैं, अंग्रेज यूरोपियन लोग जब शोक का समय होता है तो काले कपड़े डालते हैं। ये उनकी प्रथा है, हमारी प्रथा अलग है, ठीक है ना। मोटे को तंग कपड़ा डालना अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्का सा व्यंग है यहाँ पे। मोटे को तंग कपड़ा डालना अक्सर अच्छा लगता है, पर एक चीज है, उसमें मोटापा और दिखता है। पतला जब ढीले कपड़ा डालता है तो उसकी शारीरिक सुंदरता छिप जाती है, यानी कर्व्स जो है वो छिप जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जो डालना है, पतला डालना है, मोटा डालना है। अक्सर लोग सुंदर कपड़े को देख सोचते हैं हमें अच्छे लगेंगे इसमें, हम इसमें अच्छे लगेंगे, और हमें ये सुंदर मॉडल के डाले हुए वस्त्र खरीदकर संकट में फंस जाते हैं। मॉडल सुंदर थी, वस्त्र सुंदर था, हमने खरीद लिया और हम संकट में फंस गए। कुछ भाप ना पाए हम, पतली दुबली मॉडल को अपनी पत्नी जैसे समझ लिया हमने। शुक्र है खाली ड्रेस आई थी, मॉडल अगर साथ में आती तो मुश्किल हो जानी थी। बहुत बारी होता है ऐड देख के ना हम लोग ललचाते हैं, ये कपड़ा अच्छा लगेगा। तो जो भी करो सोच समझ के करो, दूसरों की वेशभूषा में खुद को ना डालो, दूसरे के ढांचे में खुद को ना डालो। अपना वजूद रखिए, सोच समझकर अपना वजूद रखिए। जय हिंद। डॉक्टर साहब, आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, कोई आपके प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी कोई चीज आप सुनाना चाहेंगे, कोई आपके ध्यान में हो? मेडिकल पे तो जो लिखी थी गहरी थी। कोई बात नहीं, हम गहरी भी सुनेंगे। हाँ, वो अपने पे ही हम, हाँ है तो सही। एक तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो। आप ढूंढिए, तब तक हम लोग जो है एक अपना एक वो पूरा करते हैं कि एक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना ये अनम्यूट करके एक बार तालियों के साथ डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद दें। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत साधुवाद। देवेंद्र जी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब तब तक ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर साहब के लिए एक शेर प्रस्तुत करना चाहूंगा। धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं। धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं, जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। डॉक्टर साहब उन्हीं में से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
चलिए, एक वो जो मैं ढूंढ रहा वो तो नहीं मिली, पर एक मिली है। चलिए, कुछ तो मिली। क्योंकि ये विषय ऐसे विषय होते हैं, लोग बीमारियों से या जीवन की कई चीजों से जूझ रहे होते हैं, तो ऐसे में ये कविता भी उनका मनोबल बढ़ाएगी ऐसे। हाँ नहीं, पर ये कविता हमने अपने डे टू डे एक्सपीरियंस पे लिखी है। मुझे कहिए भगवान नहीं मुझे भगवान नहीं बनना है। अक्सर लोग कह देते हैं गलती से मुझे भगवान नहीं बनना है। अक्सर हमें भगवान कहते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। कुछ लोग ईश्वर तुल्य भी कहते हैं, कुछ लोग भगवान के बराबर भी कहते हैं, पर मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कहने को। ये उनकी इच्छा थी, मन का डर था। ये उनकी इच्छा थी, मन का डर था, या कुछ अधिक पाने की चाह थी, इलाज की या अधिक ध्यान की, या हमें बेवकूफ कहने की तैयारी कर रहे थे। नहीं मालूम, पर मैंने ऐसा नहीं चाहा था, ना मैंने ऐसे सोचा था। इंसान तो एक चीज से हमेशा परेशान रहता है, उसे मौत से डर लगता है, उसे बीमारी से डर लगता है, उसे अपने से मतलब है, उसे तो अपना हक मालूम है, उसे अपनी मजबूरी मालूम है, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कम है। ये मैं पेशेंट्स के लिए कह रहा हूँ। उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कम है, लेकिन उसको डर लगता है। जरा सोचे, डॉक्टर को भगवान कहने के बाद थप्पड़ क्यों मारते? जब मारते तो हेडलाइंस भी आती है अखबारों में। जरा सोचे, डॉक्टर को भगवान कहने के बाद थप्पड़ क्यों मारते हैं? भगवान कहते ही विचार बदल जाते हैं। श्रद्धा नहीं है शायद। जो चाहा था मिल गया तो सब अच्छा, नहीं तो। और डॉक्टर को पैसे देने का रिवाज तो था ही नहीं। आजादी के बाद सारी हेल्थ जो थी फ्री में, उससे पहले भी फ्री में थी, और डॉक्टर को पैसे देने का रिवाज तो था ही नहीं। पता नहीं कब शुरू हो गया। बीमारी तो ईश्वर ने दी थी, उसका इलाज भी वही करेगा। चलो उसको, यानी डॉक्टर को ही भगवान कह देते हैं, इसलिए डॉक्टर को भगवान कहना शुरू किया। पर मेरा मरीज कैसे मर गया? जो सामने आया उसको दोष दे दिया। भगवान तो दिखता नहीं, डॉक्टर दिखता है। चलो उसी को पीट देते हैं, कुछ गुस्सा तो बाहर निकालना है, इससे अपनी गलती भी छिप जाएगी। समाज में दर्शाते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, सारी गलती डॉक्टर की थी। दिल पर बोझ तो ना रहेगा। मैंने अपने मरीज को नहीं समझा, ये नहीं समझ पाए वो। उसकी बढ़ती बीमारी को नहीं देखा मैंने, इलाज कराने में देरी की। ये वायलेंस के बाद ये सारी हरकतें छिप जाती हैं कि मैंने क्या गलती। जोर जोर से चिल्लाते हैं, मेरा गम भी दिख जाएगा जहां को, मेरा गम भी दिख जाएगा जहां को। और तो और इस गुंडागर्दी में पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, जो मिशन होता है इनका अक्सर शोर मचाने वालों का। और तो और इस गुंडागर्दी में पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, बल्कि कुछ मांग भी सकते हैं इसके बदले। लक्ष्मी महान है, उसकी भी तो ये नादान पूजा करता है। एक भगवान को छोड़ा तो दूसरे को पकड़ लिया, लेकिन झूठा तो खुद है, ये सब झेलने के बाद कौन भगवान बनना चाहेगा? ये सब झेलने के बाद कौन भगवान बनना चाहेगा? अब समझ गए ना आप कि मुझे भगवान क्यों नहीं बनना है। ये दुनिया जो नहीं जानती समझती कौन है जिसको भगवान बोलना है। मतलब की अंधी इस दुनिया को कोई समझा भी नहीं सकता। मतलब की अंधी इस दुनिया को कोई समझा भी नहीं सकता। बस अपने को कभी उसके समकक्ष मत समझना। मैं डॉक्टर्स को यहाँ पे संबोधित कर रहा हूँ कि अपने आप को कभी ईश्वर के समकक्ष मत समझना। ईश्वर ईश्वर है और तुम एक साधन हो। तुम एक ईश्वर का साधन हो और तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो। अपने आप को भगवान के समकक्ष कभी नहीं समझना।
जी। बहुत 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 सुंदर डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, बहुत भावपूर्ण डॉक्टर साहब, बहुत और संवेदना से जुड़ी। सबके लिए देखिए एक संदेश है, डॉक्टर्स के लिए भी, मरीजों के लिए भी, और जीवन को समझने के लिए भी। ये बहुत अच्छी बात है, और ईश्वर के प्रति जो लोगों की आस्था है उसके बारे में भी आपने बात की। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जी, आप औपचारिक रूप से धन्यवाद दे दें और शांति पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कविता से तो सारे लोगों की व्यथाएं दूर कर दी। नहीं, ये लास्ट वाली सीरियस थी, वो पता नहीं कहाँ से सामने, मैंने उसमें डॉक्टर शब्द नहीं, डाला तो यही सामने अच्छी, आ गई। बहुत अच्छी कविता थी, बहुत अच्छी कविता। नहीं देखी, कभी आक्रोश में मैंने लिखी थी, जब ऐसी नहीं, घटनाएं आक्रोश दिखी नहीं ना। है उसमें, काफी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं, अच्छी कविता। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप एकदम से मतलब हाँ, मैं मैं समझ गया जब दीपचंद जी का मैसेज आया, और अपने मैंने देखा नहीं था, मैंने तो रात को सोने से पहले जब चेक कर रहा था तब मैंने देखा। संडे के लिए और डॉक्टरों से यदि मैं कहता हूँ तो बहुत विचार सोच के बाद लोग बोलते हैं कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते बात करना, अगले हफ्ते कहते हैं कि मैं टूर में चला गया हूँ। तो आपके साथ काफी वो रहता है कि कभी भी आपसे हम कहते हैं और आप तुरंत पधार जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्लास को समापन करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए ओ और मौ। आंखें कोमलता से बंद करें, भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करो उस प्रभु का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी जो इस प्रश्न पर सभी लोग जुड़े हुए हैं। घर्षण करें दोनों हाथों का, तेजी से घर्षण करें और उसको अपने मुखमंडल पर लगाएं। धीरे धीरे अंगुलियों से आंखों को सहलाते हुए आंखों को खोलिए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। जो कोई नए साधक जुड़े हुए हैं, कोई योगा के लिए आना चाहते हैं तो हमारा 5:30 to 7 o'clock। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी पन साहब का, दीपिका का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सुंदर योगासन करवाया। चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपकी प्रतीक्षा रहती है। आप